इकाई 3 सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण क्या है और ये किस आधार पर किया जाता है? उत्तर, दुनिया के विभिन्न देशों में राजनीतिक रूप से शासन किया जाता है। इन शासनों को हम कई आधारों पर श्रेणीबद्ध करते हैं, जिसे राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण कहते हैं। राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण जिस आधार पर किया जाता है उसे निम्नलिखित बिंदुओं की मदद से समझा जा सकता है। पहला, शासन कौन करता है? क्या राजनीति में देशवासियों की भागीदारी है या नहीं? दूसरा, क्या राजनीतिक व्यवस्था में आदेशों का पालन बल प्रयोग से होता है या आपसी सहमति से? तीसरा, क्या राजनीतिक शक्ति केंद्र शासित है या उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है? चौथा, सरकार को शक्ति यानी सत्ता किस प्रकार प्राप्त होती है? पांचवा, व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध किस प्रकार के हैं? छठा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? क्या अर्थव्यवस्था बाजार पर आधारित है या राज्य द्वारा नियोजित की जाती है? सातवां, सरकार की कार्यप्रणाली की सीमाएं क्या हैं और उनका कार्य क्षेत्र क्या है? प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? उत्तर, मुख्य रूप से राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहला, सरकार और राजनीति को समझने के लिए। दूसरा, किसी राजनीतिक प्रणाली के मूल्यांकन के लिए, इससे शासन की कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में सहायता मिलती है, जैसे किसी देश को अन्य किसी देश की तरह लोकतांत्रिक पद्धतियां स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक शासनों के विकास और इतिहास के बारे में बताइए। उत्तर, लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये एक बेहद प्राचीन शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमास यानी जनता और क्रेटिया यानी शासन से मिलकर हुई है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 5वीं शताब्दी में ग्रीस देश के नगर राज्यों के शासन प्रणाली के लिए किया गया। वयस्क मताधिकार जर्मनी में 1919, ब्रिटेन में 1928 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 में, फ्रांस में 1946 में तथा भारत में 1950 में लागू किया गया था। गुजरते समय के साथ राजनीतिक शासनों में जनता द्वारा शासन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 4, विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, इन शासनों में कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल है। राजनीतिक दलों और नेताओं को आम जनता का समर्थन प्राप्त करने की पूरी सुविधा होती है। सरकार का निर्माण निष्पक्ष चुनाव के आधार पर होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी प्रावधान होता है। विपक्ष सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। राजनीतिक मतभेदों को राजनीतिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इन शासनों में अनेक स्वयंसेवी संगठन कार्यरत होते हैं। नागरिकों को सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 5, विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, विकासशील देशों में लोकतंत्र स्थापित करने और लोकतंत्र के द्वारा शासन करने के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसका कारण यह है कि इन देशों में विभिन्न जातीय समूह, धर्म और आर्थिक समूह मिलकर रहते हैं। इसके अलावा देश का विकास, गरीबी दूर करना, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन देशों में शासन की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न समूहों के हित के बारे में सोचना और उन्हें साथ लेकर चलना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 6, अधिनायकवादी शासन किसे कहते हैं? उत्तर, वे शासन जो स्वयं ये तय करता है कि नागरिकों के हित में क्या है, वे नागरिकों की इच्छाओं की चिंता किए बगैर अपनी इच्छा उन पर थोपता है। ऐसे शासन को अधिनायकवादी शासन कहा जाता है। ऐसे शासन में सरकार चाहती है कि लोग उसकी इच्छाओं के अनुसार चलें और कार्य करें। इसके लिए यदि बल का प्रयोग करना पड़ता है तो वे बल का प्रयोग भी करती है। अधिनायकवादी शासन राजनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। कुछ हद तक धार्मिक, आर्थिक और अन्य स्वतंत्रताओं को बर्दाश्त किया जाता है। विशेषताएं: पहली, इस शासन में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरी, जनता के विरुद्ध बल का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तीसरी,
देश की कोई भी संस्था जनता की भागीदारी पर आधारित नहीं होती है। चौथी, शासक समूह कानूनी तौर पर अपने किसी भी फैसले के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। पांचवी, नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है।